यहाँ से स्टार्ट करेंगे। KGS कहाँ पर BPSC का टेस्ट है, ठीक है। 72 BPSC एग्जाम भी होना है जुलाई में, तो उसका पेपर यहाँ पर है और टेस्ट नंबर यहाँ पर 19, ठीक है। 19 यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 देख चुके हैं, यहाँ पर फुल लेंथ पेपर हो गई है, राइट। आते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 76 तक हम लोग कर चुके थे, 77 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं ऐसे। और सुबह हम लोग कर चुके हैं PW का टेस्ट नंबर 4 फुल लेंथ, वो भी आप देख सकते हो। आते क्वेश्चन 77 नंबर में। 77 है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा उपयोग किसका उपयोग करने पर एक वास्तविक वस्तु एक अधिक आवर्तन वाली आभासी छवि बना सकती है। आंसर क्या होगा? 77 का आंसर हो जाएगा केवल अवतल दर्पण। यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि एक आभासी प्रतिबिंब जिसका आवर्तन एक से अधिक होता है वह सीधा होता है और उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है तथा उसका आकार मूल वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से केवल अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण तब आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धन से एक अधिक हो जाता है और जब वस्तु को दर्पण के काफ़ी निकट अर्थात उसके ध्रुव और फोकस के बीच रखता है तब। यही सिद्धांत श्रृंगार या मेकअप जो होता है उसमें दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण उसमें प्रयुक्त करते हैं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। एक निश्चित गैर शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को एक परिवर्तनीय बाहरी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है और बैटरी इसी बाहरी प्रतिरोधक को अधिकतम शक्ति तब देगा जब बाहरी प्रतिरोध होगा कितना। देखो आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर से ये आंतरिक बैटरी के प्रतिरोध के बराबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। किसी सेल को या किसी सेल की दक्षता शून्य हो जाती है जब उससे जुड़ा बाहरी प्रतिरोध होता है क्या? किसी सेल की दक्षता शून्य हो जाती है जब उससे जुड़ा बाहरी प्रतिरोध होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 79 का डी करेक्ट है, शून्य हो जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी विद्युत सेल की दक्षता को बाहरी परिपथ में प्रदान की गई उपयोगी आउटपुट शक्ति जो होती है इसको सेल द्वारा उत्पन्न कुल शक्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। दक्षता क्या होती है? दक्षता का सूत्र होता है R/R + R, ये, ठीक है। उस स्थिति को पता लगाने के लिए जहां दक्षता बिल्कुल भी शून्य होती है और हम सूत्र को शून्य के बराबर रखते हैं, 0 = R/R + R। किसी भी भिन्न के शून्य होने के लिए उसका अंश शून्य होना चाहिए, इसलिए बाहरी प्रतिरोध शून्य के बराबर होना चाहिए। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है। कौन सा उपकरण है एक ही यूनिट में अर्थ लीकेज और ओवर करंट दोनों सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से 80 का बी करेक्ट है, RCBO इसका सही आंसर होगा बी। ओवर करंट के साथ यहाँ पर रेजिडुअल करंट ब्रेकर ये उपकरण दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है और एक ही यूनिट में MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है और RCD जो होता है उसके दोनों कार्यों को जोड़ता है और ये लोगों की बिजली को झटके बचाने के लिए अर्थ लीकेज की निगरानी करता है और साथ ही वायरिंग और अत्यधिक गर्म होने पर आग लगने को बचाने को लेकर ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट को भी निगरानी करता है। आंसर बी करेक्ट है। 81 0.1 MHCl और 0.1 MnOH के बराबर मात्रा को मिलाने पर प्राप्त विलयन pH कितना होगा? आंसर हो जाएगा प्राप्त विलयन जो pH होगा ये 7 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार है। जब वे आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनाते हैं, चूँकि दोनों विलयनों में समान मात्रा आयतन की मिलाई जाती है, ठीक है, और दोनों सांद्रता की एकदम समान होती है। इसमें सांद्रता और इसकी मात्रा समान होने के कारण अम्ल के अणुओं की संख्या क्षार के अणुओं की संख्या से बिल्कुल बराबर हो जाती है और वे एक दूसरे की तरह पूरी तरह से उदासीन कर देते हैं, जिससे कोई भी अतिरिक्त अम्ल क्षार शेष नहीं बचता है। 81 का बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। डिस्प्ले और लाइटिंग के कामों में इस्तेमाल होने वाले रेड फास्फोरस में किस रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? आंसर क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा यूरोपियम। यूरोपियम एक दुर्लभ मृदा धातु है जिसका पदार्थ विज्ञान में इसकी अद्वितीय चमकदार गुणों के लिए अत्यधिक सघन महत्व होता है और जब यूरोपियन अपनी +3 अवस्था में ऑक्सीकृत होता है तो परावैंगनी विकिरण इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्तेजित होने पर एक शानदार अत्यधिक कुशल लाल प्रकाश उत्पन्न करता है। यह विशिष्ट प्रकाशी गुण इसे लाल फास्फोरस के मूलभूत तत्व को बनाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आधुनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड और पुराने जो लैंप हैं कैथोड रे ट्यूब उसके निर्माण में पूर्ण रंगीन कलर डिस्प्ले को लेकर के उत्पन्न भारी मात्रा में करता है। आंसर क्या होगा? 82 का
सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 83 टच स्क्रीन और स्मार्ट विंडो पारदर्शी कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड के तौर पर सबसे ज़्यादा किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर जाएगा ए इंडियम टिन ऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन टिन ऑक्साइड को पारदर्शी संवाहक इलेक्ट्रोड के लिए व्यापक रूप से उपयोग के मानक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इसमें दो भौतिक गुणों को एक दुर्लभ और एक अत्यधिक मूल्यवान संयोजन होता है। यह विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक है और ये दृश्य प्रकाश के प्रति अत्यधिक पारदर्शी है। इस दोहरी क्षमता के कारण इसे कांच या प्लास्टिक के ऊपर एक पतली अदृश्य फिल्म के रूप में लगाया जा सकता है और ये उपकरणों की उंगली पर स्पर्श करने से विद्युत इनपुट दर्ज करने की अनुमति देती है। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है। 84 आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। दूसरी पीढ़ी की कैंसर रोधी दवा कार्बोप्लेटिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर प्लेटिनम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्लेटिनम परमाणु डीएनए स्ट्रैंड में संरचनात्मक क्रॉस लिंक बनाता है जो कोशिका उनके आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिलिपि होती है और जो कोशिकाओं के उनके आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिलिपि में बनाने को लेकर प्रभाव को रोकता है। चूंकि कैंसर कोशिकाएं अब विभाजित नहीं हो सकती हैं और अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकती हैं, इसलिए वे अंततः नष्ट हो जाती हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? 84 का डी करेक्ट है। 85 नंबर कौन सा पदार्थ सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलर के तौर पर काम करता है और इमरजेंसी गर्भ निरोधक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? आंसर क्या होगा? 85 का करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा ये यूलिब्रिस्टल एसीटेट सही आंसर होगा। इसको औषधि रूप में एक चयनात्मक प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलर के रूप में वर्गीकृत करता है। ये सीधे मानव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर से जुड़कर कार्य करता है, जिससे यह प्राकृतिक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को उसके समान बंधन से जुड़ने से रोकता है और मासिक धर्म के चक्र के दौरान इसे सेवन करने के समय आधार पर यह तंत्र प्रभावी रूप से अंडाशय से अंडे निकलने में देरी करता है और उसे पूरी तरह से क्या करता है? रोक देता है, जिससे क्या होता है? आपातकालीन गर्भ निरोधक के लिए अत्यधिक प्रभावी दवा बन जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 86 नंबर। 85 का करेक्ट है। नंबर आमतौर पर शहद को साधारण लोहे में बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? आंसर क्या होगा? आमतौर पर शहद को साधारण और लोहे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का यहाँ से एक करेक्ट, क्योंकि लोहा शहद में मौजूद ऑर्गेनिक एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, कब विक्रिया कर लेता है ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सी रिफाइनरी प्रक्रिया मुख्य रूप से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांड चेन हाइड्रोकार्बन में बदलकर पेट्रोलियम प्रभाज की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाता है? आंसर क्या होगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफार्मिंग, इसका सही आंसर होगा। रिफार्मिंग विशेष रूप से उत्प्रेरकी रिफार्मिंग पेट्रोलियम रिफाइनरियों के उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख रासायनिक प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उपयोग या उद्देश्य निम्न ऑक्टेन वाले पेट्रोलियम अंश को लेकर उन्हें उच्च ऑक्टेन वाले तरल पदार्थों को बदलना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सीधी श्रृंखला वाले अणुओं को प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान और दबाव पर रखा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नॉन स्टिक कोटिंग के तौर पर इस्तेमाल होने वाला PTFE का पूरा नाम क्या है? PTFE का पूरा नाम है 88 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये पॉली टेट्राफ्लोरो ओरोएथिलीन सही आंसर होगा। सी यहाँ से 88 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके मुख्य रूप से इसके व्यावसायिक ब्रांड का नाम टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। PTFE का उपयोग इसके असाधारण गुणों के कारण कुकवेयर पर नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में व्यापक रूप से करते हैं। यह रासायनिक रूप से अत्यधिक अक्रिय होता है और उष्मा का प्रतिरोधी होता है और इसका घर्षण गुणांक बेहद कम होता है, जो सतहों पर उनका विशिष्ट नॉन स्टिक न चिपकने वाला गुण प्रदान करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 89 नंबर 89 फीताकृमि और मानव आंत के बीच होने वाले परस्पर क्रिया को किस शब्द से परिभाषित करते हैं? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर सहजीविता सही आंसर होगा। ठीक है, सहजीविता क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 90 समान शारीरिक स्थितियों में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटल बैरियर को पार करने में सक्षम होता है? 90 का आंसर क्या होगा? 90 का सी आंसर करेक्ट है आई स्मॉल जी
और कैपिटल जी इसका आंसर होगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन जी IgG है ना, इसको एंटीबॉडी का एकमात्र ऐसा वर्ग है जो समान गर्भावस्था के दौरान मानव प्लेसमेंट बैरियर को सफलतापूर्वक पार कर सकता है, और यह अनूठी क्षमता विशिष्ट परिवहन प्रोटीन द्वारा सुगम होती है, जिन्हें जिन्हें नवजात FC रिसेप्टर्स के रूप में जाना जाता है, जो प्लेसेंटा गर्भनाल की कोशिकाओं में मौजूद होती है, और ये विशिष्ट रिसेप्टर्स माँ के रक्त प्रवाह में मौजूद IgG किरणों से सक्रिय रूप से जुड़े होती है। आगे क्वेश्चन आते हैं 91 नंबर। जानवरों के संयोजी ऊतक के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मुख्य रूप से किससे बना होता है? 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट 91 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ए करेक्ट होगा। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर प्रोटोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन ग्राउंड सब्सटेंस में फैलने होने से, ठीक है, क्या होगा? ए करेक्ट आंसर 91 का। 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल केवल एक ही अनुवांशिक कोड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर ट्रिप्टोफैन सही आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ट्रिप्टोफैन होता क्या है? देखो ट्रिप्टोफैन जो है ये क्या होता है? ट्रिप्टोफैन देखो 20 मानकों अमीनो अम्ल और उससे केवल 2 ऐसे जो केवल एक एकल कोडॉन द्वारा कोडबद्ध होते हैं, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन होते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन की कोई अलग सा डिफिनेशन तो नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा इसका 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन है, कोहेसन टेंशन सिद्धांत के अनुसार ऊंचे वृक्षों के तनों में बहने वाले तरल पदार्थ सैप के ऊपर की ओर गति करने में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा बल योगदान देता है? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसपिरेशन पुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ससंजन बल के तनाव के सिद्धांत पर ऊंचे पेड़ों में पानी वाले सैप ऊपर की गति को संचालित करने का प्राथमिक तंत्र ट्रांसपिरेशन पुल होता है। यह पत्तियों की सतह पर स्थित छोटे छिद्रों जिन्हें रंध्र कहा जाता है उनसे जल वाष्पित होता है, और पानी की निरंतर हानि की कमी पत्ती के ऊतकों में भी नकारात्मक दबाव तनाव से कमी पैदा करता है। 93 का सी करेक्ट है। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है पादप वर्गीकी में जातिवृत्ति वर्गीकरण की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी एडोल्फ एंगलर और कार्ल फ्रैंकल इसका सही आंसर होगा। इन दोनों जर्मन वनस्पति शास्त्रियों ने अपना ऐतिहासिक ग्रंथ डाई नेचुरलेशन पफलान जेनफेलिमिलियन 1887 से 1915 और एंगलर का सिलिबस ढेर पफला जेनफेलिमिलियन 1892 में प्रकाशित किया था। इन्होंने विकासवादी संबंधों के आधार पर संपूर्ण पादप जगत का वर्गीकरण किया और कुलों को पुष्प जटिलता के आरोही क्रम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। 94 का सी करेक्ट है। 95 नंबर, एक लाइकेन में कवक साथी से सवाल साथी जो लाभ मिलते हैं वे हैं क्या? आंसर 95 का हो जाएगा, ये हो जाएंगे करेक्ट आंसर। एक तो पानी और आश्रय और खनिज पोषक तत्व ये भी, ठीक है, क्योंकि लाइकेन एक कवक माइकोबायोट कवकांश और एक शैवाल साइनोबैक्टीरियम के बीच से ही भी संबंध की एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। दोनों भागीदार एक दूसरे के पूरक लाभ प्रदान करते हैं। शैवाल को क्या है? कवक से प्राप्त होता है। कवक से क्या प्राप्त होता है? मतलब कहने का कि कवक भागीदार शैवाल को जल आश्रय के लिए भौतिक संरचना और परिवेश जो आसपास होता है उसके अवशोषित खनिज पोषक तत्व प्रदान करता है, ना, ये प्रदान करता है। आपसे कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन कि शैवाल को इनमें से क्या प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होगा? शैवाल को प्राप्त होता है क्या? करेक्ट आंसर होगा कि भौतिक संरचना इनकी, है ना, जलाश्रय, भौतिक संरचना, परिवेश और खनिज पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। भारत के राज्य सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 96 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका सही आंसर होगा। 1858 यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसने भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य होता था, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई थी, और साथ ही इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया था।
आगे आते क्वेश्चन 97, संविधान की आलोचना के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, आलोचकों ने इसे भारत सरकार नियम 1935 की कार्बन कॉपी के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। पहली बात 97 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, आलोचकों ने ग्राम स्वशासन पर केंद्रित एक गांधीवादी संविधान के रूप में इसकी प्रशंसा की थी। सेकेंड बात गलत, क्योंकि इसके विपरीत संविधान की गैर गांधीवादी होने के रूप में आलोचना की गई थी, क्योंकि इसने अपने मूल में इसे ग्राम पंचायत के केंद्रीय संस्थान और स्थान में नहीं दिया था और केंद्रीकृत ग्राम गणराज्यों को गांधीवादी दृष्टिकोण की अपेक्षा की थी। और एक सदस्य के हनुमैनथैया ने शिकायत की थी कि जब लोग वीणा का संगीत चाहते थे तब सभा एक हाथी तैयार कर दिया था। तो पहला सिर्फ करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 नंबर, भारत में नागरिकता के संबंध में विचार करना है। भारत में पूरे देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। पहली बात 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत का एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का पूर्ण नागरिक नहीं होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत का एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया चुनावों में मतदान करने का अधिकार रखता है। तीसरी बात क्या है, गलत है, क्योंकि भारत के एक विदेशी नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और इसलिए वह मतदान वोट नहीं कर सकता है, विधायिका का सदस्य नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता है और समानता सार्वजनिक सेवाओं से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आंसर 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राजनिधि की सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से प्रवेश वंचित करने का निषेध करता है? कौन? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 29(2), ठीक है, आर्टिकल 29(2) है, जो ये स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित, पूरी तरह से संचालित या राजनिधि फंड से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा जिनमें किसी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में विचार करना है। नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। इसके बावजूद उन्हें आर्टिकल 37 उन्हें देश के शासन में मूलभूत घोषित करता है और यह राज्य का कर्तव्य कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, संविधान के भाग 4 में बाहर कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कहने का मतलब है कि संविधान के भाग 4 के बाहर कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा। ये बात क्या होगी, गलत है? हाँ, गलत है, क्योंकि भाग 4 के बाहर कई निर्देश हैं, जैसे कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर अनुच्छेद 335, मातृभाषा में शिक्षा पर अनुच्छेद 350A और हिंदी भाषा के विकास पर अनुच्छेद 351A। हालांकि इन्हें अन्य जगह रखा गया और फिर भी ये गैर न्यायोचित हैं और न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भाग 4 के भीतर निर्देश और न्यायपालिका का मानना था कि भाग 4 में दिए गए निर्देश समान महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाता है या पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 101, अभिकथन कारणार्थ मूल संरचना का सिद्धांत संविधान के संशोधनों पर लागू होता है। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, संसद द्वारा बनाए गए साधारण कानून को भी मूल संरचना सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है। सेकेंड बात इसकी गलत होगी। क्यों? देखो, सेकेंड बात इसलिए गलत है क्योंकि संसद द्वारा निर्मित कानूनों की जांच संविधान के प्रावधानों के विशेषकर मौलिक अधिकारों के रूप में की जाती है, न कि मूल संरचना सिद्धांत के विरुद्ध, जिसे विशेष रूप से संशोधन शक्ति और नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया था। किसी समान कानून की वैधता इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि क्या वह किसी विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, 101 का सी करेक्ट है आंसर यहाँ से। 102 नंबर है, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बारे में विचार करना है। पूरी मंत्रिपरिषद शायद ही कभी एक साथ बैठक करती है। 102 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा निकाय होगा, सही बात है। तीसरा, किचन कैबिनेट संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक औपचारिक निकाय होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक और संविधान से इतर निकाय है, जिसमें प्रधानमंत्री और उसके कुछ प्रभावशाली सहयोगी मित्र और सलाहकार शामिल होते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री सलाह के लिए निर्भर रहते हैं और इसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कैबिनेट को दरकिनार करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है और मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां होती हैं,
अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और 91 संविधान संशोधन द्वारा इसकी कुल संख्या लोकसभा की जनसंख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी। 1 2 करेक्ट होगा ऐसे, 102 का सी। गलत पूछा तो 3 है ना, सी नहीं, हाँ सी होगा, गलत पूछा तो केवल 3। क्वेश्चन नंबर 103 आते हैं। 103 नंबर, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का पद निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा से 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। हाँ एकदम करेक्ट है, ए स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त के रूप में नामित विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आयुक्त की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है और संबंधित राज्यों को सरकार को भेजी जाती है। आगे क्वेश्चन आते 104, वह सिद्धांत जिसके तहत न्यायालयों को स्वनियंत्रण का पालन करना चाहिए और आमतौर पर विधायिका का कार्यपालिका के विवेक का सम्मान करना चाहिए कहलाता है क्या? ये कहलाता है न्यायिक संयम। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, न्यायिक संयम वह सिद्धांत है जिसके अनुसार न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के हस्तक्षेप करने का, उससे बचना जब तक कि संविधान का स्पष्ट उल्लंघन न हो। यह न्यायिक आत्म अनुशासन और शक्तियों को पृथक्करण सम्मान पर बल देता है। इसके विपरीत न्यायिक सक्रियता में संविधान की व्याख्या करने और सार्वजनिक मुद्दों को संबोधन करने की न्यायालयों को अधिक सक्रिय भूमिका शामिल होती है, जबकि न्यायिक समीक्षा कानूनों और कार्यपालिका संवैधानिक की जांच करने की शक्ति होती है। और न्यायिक अतिचार उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां न्यायालय को उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। पहली बात, 105 का स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यपाल की क्षमता शक्ति मृत्युदंड तक विस्तारित होती है। गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति मृत्युदंड और न्यायपालिका द्वारा दी गई सजाओं पर लागू नहीं होती है, जबकि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इन दोनों पर लागू होती है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित या माफ परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, राज्यपाल के पास संवैधानिक और परिस्थितिजनक दोनों प्रकार के विवेक होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है। सही आंसर पूछा है तो सी। 106 नंबर है, अधीनस्थ न्यायालयों और विवाद निवारण के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना 1987 अधिनियम के तहत की गई थी। पहली बात, 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना 1984 के एक अधिनियम के तहत की गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। ग्राम न्यायालय उच्च न्यायालय के स्तर पर काम करते हैं। गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय जो 2008 में ग्राम न्यायालय के अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे, ये उच्च न्यायालय के स्तर के निकाय नहीं होते हैं। वे न्यायपालिका का सबसे निचला स्तर होता है, जिन्हें जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंचने का प्रदान करने को लेकर कुछ दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करने को लेकर मध्यवर्ती पंचायत स्तर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, 1 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा यहाँ से गलत होगा। सॉरी, तीसरा गलत है। चौथा, स्थायी लोक अदालतों में कुछ विवादों के गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकती है। कहने का मतलब कि स्थायी जो लोक अदालतें हैं ये कुछ विवादों के गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकते हैं। राइट। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि लोक उपयोगिताओं सेवाओं से संबंधित विवाद के लिए विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 के संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था और स्थायी लोक अदालतों के पास न्यायिक निर्णय लेने की शक्तियाँ होती थी। 1 2 4 करेक्ट है, आंसर बी सही होगा। 107 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है? 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में ही लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, जबकि अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति दी गई है। 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का अनिश्चित काल तक उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई। अनुच्छेद 345 के तहत कोई राज्य अपने क्षेत्र में प्रचलित या अधिक भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकता है। और अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और कानून के पाठ में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित होती है। ए 107 का करेक्ट होगा। 108 नंबर है, सरकार के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में विचार करना है। सरकारी अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से निष्पादित किए जाने चाहिए। 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 299 के तहत संघ तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किए गए सभी अनुबंधों में से यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किए गए हैं और उनका निष्पादन उनकी ओर से
इसके उद्देश्य से अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा न किया गया तो अनुबंध सरकार के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकेगा। सेकंड, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियां और कर्तव्य के प्रयोग को निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे और उनके कार्यकाल के लिए उनके दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। उनके कार्यालय के दौरान किसी भी न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है। आगे आते हैं, एक सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, भारत सरकार अपने नाम पर मुकदमा दायर कर सकती है और उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है ना। पहला क्या, तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो 300 है, ठीक है, आर्टिकल 300 है, इसमें भारत सरकार भारत संघ के नाम पर और राज्य सरकार राज्य के नाम पर अपने अपने मामलों के संबंध में एक समान व्यक्ति के समान ही मुकदमा कर सकती है और उस पर मुकदमा चला जा सकता है, बशर्ते कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया गया हो और संघ राज्यों की संपत्ति आर्टिकल 294 और आर्टिकल 296 द्वारा शासित होती है। ठीक है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। तो 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से सी सही होगा। 109 नंबर है, भारत में चुनाव के संबंध में विचार करना है। नन ऑफ द एबव नोटा विकल्प सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लागू किया गया था। 109 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। आदर्श आचार संहिता संसद को एक अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है। गलत हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता को संसद के किसी अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ये राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित मानदंड का एक समूह है जिसे चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है, जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से प्रभावी होता है और प्रक्रिया पूरे होने तक लागू रहता है। तीसरी बात है, अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के सन पूर्व समायोजन का प्रावधान करता है। तीसरी बात करेक्ट है। आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के पूर्ण होने के बाद परिसीमन आयोग के माध्यम से लोकसभा में सीटों के आवंटन, पुनर्समायोजन और राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने का प्रावधान होता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 110, इनमें से कौन सा मुद्दा राष्ट्रीय एकता परिषद के मुख्य चिंता का विषय नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा 110 का? 110 का आंसर हो जाएगा यहाँ से शक्तियों का विकेंद्रीकरण, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, डी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 111, 111 है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 के बारे में जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। अर्जेंटीना ने भारत को हराकर कांस्य पदक जीता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि सेमीफाइनल में जर्मनी ने 5-1 से हारने के बाद भारत ने तीसरे स्थान के लिए अर्जेंटीना के खिलाफ प्लेऑफ खेला था और भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया था। यह पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत का पहला कांस्य पदक था और 2016 में खिताबी जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक है ये। ठीक है, करीब 10 साल बाद ये। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 112, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। नियुक्ति और इसकी व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी? पहला बोला अध्यक्ष सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी को, है ना, तो 1 राइट। आगे 1 हो गया। हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त CIC राजकुमार गोयल। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को चुना गया था नितिन नवीन होगा ना, नितिन नवीन को, हाँ ठीक है, और प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल BSF। आंसर क्या होगा? करेक्ट 112 का सही आंसर भी। 113 नंबर है, 113 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीता है फातिमा बॉस, मैक्सिको, सही आंसर होगा। ठीक है, उन्होंने डेनमार्क की विक्टोरिया कजेरथिल्विंग की जगह लिए और ताज जीतने वाली चौथी मैक्सिकन बनी है। आगे आते क्वेश्चन 114, यूनेस्को सूचीबद्ध निंगालू रीफ, जिसके हाल ही में एक विनाशकारी समुद्री हीट वेव के कारण लगभग 70% प्रवाल नष्ट हो गए हैं, है ना, और ये किस देश में स्थित है? आंसर क्या होगा? 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, सही। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। यह प्रबल व्यक्ति अपने समृद्ध जैव विविधता की प्रसिद्ध के लिए मानी जाती है और इसमें यहाँ पर वेल, शार्क, मंटारे,
समुद्री कछुए, डुगोंग और सैकड़ों प्रकार के प्रवाल प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीजिंग कोरल रीफ में एक है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट के साथ भारत में लगभग 260 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ये रीफ निगालू तट का हिस्सा है, जिसे 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन 115 आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे किम्बरले प्रोसेस के बारे में विचार करना है। भारत वर्ष 2026 में किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता करने से पहले इसके उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। 115 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, भारत तीसरी बार किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। 2026 में भारत किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण करना इस बात का प्रतीक है कि देश को तीसरी बार इस प्रक्रिया का नेतृत्व का दायित्व सौंपा गया है, और यह वैश्विक हीरा व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर विश्वास को दर्शाएगा। पूछा क्या इसमें, कौन सा सही है? तीसरी बार, हाँ ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। 115 का आंसर सी। 116 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रही सुगंधित काली धान की किस्म आदमचीनी पुनरुद्धार का श्रेय मुख्य रूप से किस संस्थान के वैज्ञानिकों को प्रयासों को दिया जाता है? आंसर हो जाएगा 116 का सही आंसर यहाँ से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका सही आंसर होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आनुवंशिक और पादप प्रजनन विभाग के वैज्ञानिक ने 14 वर्षों से अधिक समय तक उत्परिवर्तन का उपयोग करके इस विरासत किस्म को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। बीएचयू ने पौधे की ऊंचाई को 165 सेंटीमीटर घटाकर लगभग 105 सेंटीमीटर तक सफलतापूर्वक कम कर दिया है। परिपक्वतावधि को 120 दिनों तक घटा दिया है और इसकी अनूठी चीनी क्रिस्टल जैसी बनावट और विशिष्ट सुगंध को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए उपज को 50 से 70% तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने तब से इसे विंध्य काला चावल के रूप में ब्रांडेड किया है। 116 के बी। 117 किस अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 का विजेता घोषित किया गया है? 117 का आंसर हो जाएगा यांग सुआंग जी लिनकिंग द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास ताइवान यात्रा वृत्तांत के लिए उन्हें 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ये उपलब्धि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर थी, क्योंकि ये मंदारिन चीनी में अनुवादित पहली पुस्तक थी जिसने ये प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीता है। 118 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ की 550 वर्ष के उत्सव में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? 118 का आंसर क्या होगा? 118 का सी गोवा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 वैश्विक पर्यावरण आउटलुक के संबंध में विचार करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा जारी किया जाता है और जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में होगा। पहली बात 119 का गलत है, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रमुख पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। हालांकि इसे यूएनईपी द्वारा जारी किया था, न कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा। पहला गलत। सेकेंड, 7वें और नवीनतम वैश्विक पर्यावरण आउटलुक का विषय ए फ्यूचर द वी चूज है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड करेक्ट है। ओनली 2 आंसर बी सही पूछा है। 120 निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पर टूर ड्यूटी के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला टीटीई बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से 120 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा ए स्टेटमेंट सरिता युल्मे इसका आंसर होगा। सरिता युल्मे ने हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसे लोकप्रिय रूप से टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इस पर प्रतिष्ठित टूर ड्यूटी पर नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई बनकर इतिहास रच दिया है। रेलवे ने लगभग 145 वर्षों के इतिहास में यह पहली ऐसी नियुक्ति की थी। 120 का एक करेक्ट है। 121 आते हैं। हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के कारण चर्चा में रहा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होगा? 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 121 का सही आंसर हो जाएगा अरावली श्रृंखला। या अरावली यहाँ पर श्रृंखला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अरावली श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जिसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह अभयारण्य प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले को घेरे हुए है और राजसमंद उदयपुर पाली जिलों तक फैला हुआ है। ये अपने उबड़ खाबड़ अरावली भूभाग और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें तेंदुआ, सुस्त भालू, भेड़िया, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली शामिल है। यह अभयारण्य
राजस्थान के उन कुछ संरक्षित क्षेत्रों में से है जो भारतीय भेड़ियों के रूप में नियमित रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो देखो अभी जो राजस्थान पीसीएस होने वाला है उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान पीसीएस दोगे तो उसके लिए आप कुछ कुछ क्वेश्चन नोट करते चलो, इसके अगर राजस्थान के कुछ न्यूज़ इसमें आती है तो। ठीक है, आगे आते हैं। अगली क्वेश्चन है 22। हाल ही में अधिगम अक्षमता वाले किस कलाकार ने टर्नर पुरस्कार जीता है? 122 का आंसर क्या होगा? 122 का बी नैना कालू करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नैना कालू हाल ही में सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहली कलाकार बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीता है। उन्हें कागज, टेप, कपड़े और मिलीजुली वस्तुओं जैसी परतदार सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई उनकी विशिष्ट विशाल मूर्तिकला कृतियों के लिए पहचान मिली है। आंसर बी 122 का करेक्ट है। 123 नंबर है, नीचे दिए गए यहाँ पर व्यक्ति और इसके उपलब्धि क्या हैं देखते हैं। 123 पहला रवीना टंडन, रवीना टंडन हो जाएगा यहाँ से। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 करेक्ट है। सुप्रिया साहू चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 करेक्ट है। तीसरा डोनाल्ड ट्रंप पहला फीफा पीस प्राइज, तीनों करेक्ट हैं। 123 का 1 2 3 तीनों से है। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की सबसे युवा नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में इस पद को संभालने वाली जनरेशन जेड की पहली प्रतिनिधि बनी है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का, यहाँ से सही आंसर होगा आपका बी करेक्ट है। ठीक है, दिया पुनु पल्लिकांडम इसका आंसर होगा। इसमें भारत की सबसे कम उम्र की नगर पालिका अध्यक्ष बनी और इस पद को आसीन होने वाली जनरेशन जेड की पहली प्रतिनिधि है और 21 वर्ष के आयु में उन्हें केरल के कोयट्टम जिले की पाला नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 125 नंबर। 125 बोला है गुजरात ने हाल ही में अपना टाइगर स्टेट का दर्जा वापस पा लिया है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को एक बाघ की स्थायी उपस्थिति की पुष्टि की है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन महल वन्यजीव बी, यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 125 का बी करेक्ट है। रतन महल वन्यजीव ये मुख्य रूप से सुस्त भालुओं की आबादी के लिए प्रसिद्ध है और ये जेस्योर स्लॉथ बियर अभ्यारण्य ये मुख्य रूप से स्लॉथ भालुओं के संरक्षण के लिए और पूर्णा वन्यजीव जो है ये क्या होगा? ये डाउन्स क्षेत्र में स्थित है और अपनी जैव समृद्ध विविधता के लिए जाना था, लेकिन वह स्थान नहीं है जिसने गुजरात बाघ का दर्जा वापस ले आया था। तो बी करेक्ट है इसका आंसर, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे आते क्वेश्चन 126 नंबर। 126 आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक पायलट पहल के रूप में से डॉग सेंचुरी उद्घाटन किया है? आंसर क्या होगा? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि शहर के आवारा कुत्तों को आश्रय, चिकित्सा, देखभाल और उपचार को प्रदान करना, साथ ही कुत्ते के काटने की घटनाओं को कम करना। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 127 नंबर। 127 है किसने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और इस प्रक्रिया में अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर यहाँ से कार्लोस अल्काराज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और इस जीत के साथ वे ओपन युग में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए। ठीक है, 128 दीव के घोघला बीच पर आयोजित दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम जो था उसके बाद समग्र चैंपियन कौन सा राज्य बना है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 128 का, ये बना है कर्नाटका, इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर है। खेलों का शुभंकर पर्ल है ना नामक डॉल्फिन थी और इस आयोजन का संचालन दादरा नगर हवेली और दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भारतीय रेल प्राधिकरण तकनीकी पर्यवेक्षण में किया गया था। 129 नंबर है 129 हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत विस्तार निम्नलिखित में से सबसे अच्छी तरह परिभाषित कौन करता है? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का, ये करता है किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित डिजिटल सलाहकार मंच, बी यहाँ से 129 का सही आंसर होगा। ठीक है, 130 नंबर है टिकाऊ शीतलन और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के नेतृत्व में किसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी की प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में उसके तहत UNEP
चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 में नामित किया गया था। किसे? आंसर हो जाएगा 130 का ए करेक्ट है। सुप्रिया साहू यहां से सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 131 नंबर है। राजगीर का प्रसिद्ध मलमास मेला कितने वर्षों के बाद में एक बार लगता है? कितने वर्षों में एक बार लगेगा? आंसर हो जाएगा 3 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 132 नंबर। कथन और कारण, कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर उत्तरी बिहार हिमालयी नदियों जैसे कि कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा द्वारा लाए गए अवसाद से लगातार समृद्ध होता रहता है। पहला 32 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से जो निष्कर्ष है ये सही है। दूसरा, नए निक्षेपण के कारण समय के साथ साथ उत्तरी बिहार में मिट्टी के लक्षण बदल सकते हैं। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि नदियों द्वारा नियमित रूप से ताजा तलहट जमा होने के कारण मिट्टी की बनावट, उर्वरता, खनिज संरचना और अन्य गुण क्या होते हैं? बाढ़ के मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार उत्तरी बिहार की मिट्टी की विशेषताएं गतिशील हैं और निरंतर जलोढ़ निक्षेपण के कारण समय के साथ बदलती रहती है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 133 विद्यापति के संबंध में विचार करने। ओइनवार राजवंश के राजा शिव सिंह रूपनारायण के उनके संरक्षक थे। 133 का पहला स्टेटमेंट सही है। उन्हें व्यापक रूप से मगध कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मैथिल कवि कोकिल के नाम से मनाया जाता है, न कि मगध कवि कोकिल के रूप में। उनकी भौगोलिक और भाषाई पहचान उत्तरी बिहार में मिथिला क्षेत्र में गहराई से जुड़ा थी, जो मगध क्षेत्र से स्पष्ट रूप से भिन्न है। तीसरी बात है, उन्होंने बंगीय पदावली की रचना की, जो राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित थी और एक भक्ति काव्य है। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, वज्रबुली के नाम से जानी जाने वाली साहित्यिक भाषा का उदय विद्यापति की लेखन शैली से प्रभाव से हुआ था। तीसरी बात, चौथी बात करेक्ट है, क्योंकि विद्यापति की मैथिली कविता बंगाल के मध्यकालीन कवियों के बीच अपार लोकप्रिय हुई थी और उनकी विशिष्ट काव्य शैली और लय की नकल करने के लिए बंगाली वैष्णव कवियों की वज्रबुली नामक एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा विकसित की थी, जो मूल रूप से मैथिली और बंगाली शब्दावलियों का भाषाई मिश्रण होगा। 3, 4 और 1 करेक्ट है, मतलब 1, 3, 4 करेक्ट है। 134 नंबर 134 बिहार पुलिस चक्र ऐप को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया? आंसर 134 का हो जाएगा। यह विकसित किया गया पुलिसकर्मियों द्वारा अपराधियों की डिजिटल ट्रैकिंग और पहचान के लिए। ठीक है, बी यहां से सही आंसर होगा। 135 बिहार का पहला आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त प्राकृतिक हाथी गलियारा कौन सा है? 135 का आंसर हो जाएगा जमुई झाझा चकाई गलियारा। सी यहाँ से 135 का करेक्ट आंसर होगा। 136 बिहार वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के संबंध में विचार करने। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% हिस्सा वनावरण के अंतर्गत आता है। 136 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.7% हिस्सा वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ISFR जो रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वृक्षावरण 2371 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.5% ना कि 5.7। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 137 निम्नलिखित में से खिलाड़ियों और उनके खेलों के युग के बारे में बताना है। पहला सिरसी सिंह रग्बी। ठीक है, पहला गलत, क्योंकि सिरसी सिंह बिहार की एक प्रसिद्ध ट्रैप शूटर और भारत की अग्रणी शॉर्ट गन निशानेबाज में से एक है। पहला गलत है। अंशिका कुमारी कैरम। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अंशिका कुमारी बिहार की उभरती हुई तीरंदाजी है, जिन्हें तीरंदाजी विश्व कप में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चुना गया था। तीसरा रश्मि कुमारी तीरंदाजी। गलत है भी, क्योंकि रश्मि कुमारी भारत के सबसे कुशल कैरम के खिलाड़ियों में से एक होंगी। श्वेता शाही शूटिंग। ये भी गलत है, क्योंकि श्वेता शाही बिहार की एक अग्रणी रग्बी खिलाड़ी हैं। चारों बातें गलत है। आंसर क्या होगा? 137 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी करेक्ट है, कोई भी सही नहीं है। 138 नंबर निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से बिहार के सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है? 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए नंबर करेक्ट है। ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा इसका आंसर होगा। उन्हें बिहार के सहकारी आंदोलन का जनक बनाता है। एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में उन्हें सहकारी विभागों की स्थापना की वकालत करके और बिहार भर में सहकारी ऋण और कृषि ढांचे को मजबूत करने को सहकारी क्षेत्र की संस्थागत रूप देने को अग्रणी भूमिका निभाई थी।
क्वेश्चन नंबर 139 139 बिहार कैबिनेट ने कहां पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी की स्थापना के लिए 110 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी थी। 139 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये सी करेक्ट है, किशनगंज यहाँ से सही आंसर होगा। 140 है कथन और निष्कर्ष दे रखा है। सेवा क्षेत्र में बिहार के जीएलटीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है, जबकि अधिकांश कर्मचारी अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से निष्कर्ष बोला बिहार की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण क्या हो गया, पूरा हो गया है। पहला कथन जो है इसका निष्कर्ष वो गलत है। पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन का तात्पर्य कृषि उद्योग से और सेवा क्षेत्र के उत्पादन रोजगार दोनों स्थानांतरण से होता है। बिहार के सकल जो घरेलू उत्पाद जीएलटीपी है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, फिर भी वह अधिकांश श्रमिकों पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि रोजगार का स्थानांतरण अनुपातिक रूप से नहीं हुआ है। सेकेंड बात है, निष्कर्ष गलत हो गया। बिहार ने पहले ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक पश्चात अर्थव्यवस्था में संक्रमण पूर्ण कर लिया है। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि औद्योगिक जो इसमें औद्योगिक क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन और रोजगार दोनों के सेवा क्षेत्र में प्रभुत्व होता है, जबकि कृषि में लगे श्रमिक का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। चूंकि बिहार का कार्यबल एक बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि में कार्यरत है, इसलिए बिहार को औद्योगिक क्रांति के बाद ही अर्थव्यवस्था नहीं कह सकता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पर इसकी गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट है। 141 दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर आएगा आपका क्या आएगा, 605। कैसे? 735 में 37 माइनस करो, 735 में 37 माइनस करो, 698 में 34 माइनस करो, 664 में 31 माइनस करो, और 633 में 28 माइनस करो, और 605 में 25 माइनस करो, और 580 में कितना माइनस करोगे, 28 25 22 है ना। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे आते हैं, 605 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का अंश में अंतर आ रहा है, -3 करने पर। आगे आते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन है 142। दिए गए यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं, उसे बताना कौन से यहाँ पर आएगा। इसमें अलग अलग हिस्सों में दी गई संख्याओं को बताती हैं कि वृत्त में शिक्षकों, वर्ग, लेखक, त्रिभुज कवियों को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे आएगा क्या, इसमें आएगा वृत्त शिक्षक, वर्ग लेखक, त्रिभुज कवि, शिक्षक प्लस लेखक, लेकिन कवि नहीं है, ये वृत्त प्लस केवल वर्ग। 8 शिक्षक लेखक भी है, कवि नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 143 नंबर, एक बैग में 15 गेंद है, जिनमें से 6 सफेद गेंद, 5 काली गेंद, 4 लाल गेंद, यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इसके हरे रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? आंसर हो जाएगा 143 का करेक्ट आंसर, इसकी प्रायिकता होगी 0, क्योंकि कुल परिणाम कितना, गेंदों की कुल संख्या इक्वल 6 + 5 + 4 मतलब 15, और अनुकूलन परिणाम क्या हो सकते हैं, कुल हरी गेंदें जो कि 0, और वांछित प्रायिकता क्या हो सकती है, 0/15 क्या होगा, अनंत या 0 होगा। 0/15 0 होता है, और कुछ संख्या अपॉन 0 होता है तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा 143 का ए। 144 1000 मीटर की दौड़ में ए 200 सेकंड में और बी 250 सेकंड में क्या करता है, दौड़ पूरी करता है। ए और बी कितनी दूरी से हराया था, मतलब ए ने बी को कितनी दूरी से हराया है। आंसर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मीटर दूरी से हराया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की दौड़ चाल पूरी करने का समय का अनुपात 250 है, उनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 250/200 हो जाएगा। अपोजिट रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तो 200 आएगी। ए बी द्वारा मीटर से रहा है कितना, 200, इसका आंसर होगा 45। 8 × 15 × 25 × 40 × 50 × 125 × 16, इसमें शून्यों की संख्या कितनी, जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें बताओ। देखो जीरो की संख्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर, मतलब 8 किसका क्यूब है, 2 का। ठीक है, 15 3 × 5, 25 5 का स्क्वायर, 40 2 क्यूब × 5, 5 50 कैसे लिखेंगे, 2 × 5 का स्क्वायर, 125 कैसे लिखेंगे, 5 का क्यूब, और 16 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो आप निकाल सकते हो कितने यहाँ पर जीरो आएंगे। तो आंसर क्या होगा, शून्य की संख्या 9 हो जाएगी।
ठीक है। आगे क्वेश्चन है 146 नंबर। 146 है, किसी दुकानदार को एक वस्तु 2200 में बेचने पर होने वाला लाभ उसे 1400 में बेचने पर होने वाले लाभ का 5 गुना है। 20% नुकसान उठाने के लिए वस्तु की कीमत में बेचना चाहिए कितना? आंसर क्या होगा? 146 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये होना चाहिए 960 रुपये, है ना। 960 रुपये इसका आंसर होना चाहिए बी। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है? x है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार 2200 माइनस एक्स इक्वल 5, 1400 माइनस एक्स, इसके अकॉर्डिंग निकालो। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। 1200 आ जाएगी तो आवश्यक विक्रय मूल्य 1200 इंटू 80/100। 80/100 क्यों करेंगे? क्योंकि 5 गुना 20% का नुकसान उठाना था, किस में से? 100 से, है ना। तो 80/100 हो गया, तो 960 इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते 147। एक ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन होगा मैथ का। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि एक वस्तु खरीदने पर 20% की हानि होती है और 20% का उससे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ होगा या हानि होगी? ऐसे करके क्वेश्चन है। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। उसने बोला 20% की हानि होगी, मतलब माइनस 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो टोटल उसे हानि हुई या लाभ हुआ, ये पूछा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या होगा? 20% की अगर हानि होगी तो कितने से? 100 से। कोई भी चीज़ परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। 100 में 20 माइनस कर दिया, कितना हुआ? 80। 10% लाभ हुआ, मतलब 100 से कितना हो गया? 110 हो गया। 110 इंटू 80/100 कितना हो गया? 11/88। 88% मतलब क्या होगा? 100 से कम है तो क्या हुआ? हानि हुई। कितनी परसेंट की? 12% की। ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत जगह लग भी सकता है फॉर्मूला ये, है ना। यहाँ पर भी थोड़ी जगह लग सकता था। बाकी ये क्वेश्चन कई जगह पूछा है, तो सिंपल सा मैंने आपको डायरेक्ट आप मल्टीपल करके निकाल सकते हो। 10% की बोल सकता है, 25% की लाभ हुआ, ठीक है, और 10% की हानि हो गई, ये बोल दिया। 10 क्या हो गया ना? 10 हानि होगी तो 90 हो गया, 25% लाभ हो गया 125 हो गया। 125 इंटू 9 करोगे, वो आंसर हो जाएगा इसका। लाभ या हानि पता चल जाएगी क्या है। आगे आते हैं 147 नंबर। 147 है, जानकारी को ध्यान से पढ़ा और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को जवाब देना है। बिंदु के जो एम बिंदु उत्तर में और एल बिंदु के पश्चिम में, बिंदु एन जो एम बिंदु के उत्तर में, ओ बिंदु के पूर्व में और के दक्षिण में, तो बिंदु के सापेक्ष ओ की दिशा क्या होगी? आंसर हो जाएगा 147 का। करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। आप एक बार सही कर लो, मतलब सॉल्व करके करोगे तो समझ आ जाएगा, फिगर बना के करोगे तो, ठीक है। 148 नंबर है, एक डिनर पार्टी में चाय और कॉफ़ी दोनों परोसी गई। कुछ मेहमानों ने सिर्फ चाय ली और कुछ ने सिर्फ कॉफ़ी। कुछ मेहमान ऐसे थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी पेय नहीं लिया, बाकी मेहमानों ने चाय और कॉफ़ी दोनों ही ली थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148 का, ये हो जाएगा बी नंबर ये, ठीक है। कैसे बताते हैं? ये हो गया आपका, और उसके बाद ये हो गया। ये क्या हो गया? ये नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, है ना, क्या बोल सकते हो। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कॉफ़ी, ये हो जाएगा टी, ठीक है। ये हो जाएगी पूरे हमारे टोटल जितने पीपल हैं वो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है आंसर। आगे आते क्वेश्चन 149 149। रिया आईने में अपनी घड़ी देखती है और समय 5:40 दिखाई देता है। वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय 149 का करेक्ट आंसर एक सही है, 6:20। अगर यहाँ पे आप 5 की अगर वॉच लेके जाते हो, अगर वॉच वहाँ पर लाइव होती एग्जाम में, तो इसे करके देख सकते हो, अपना देख कर घुमा करके समझ आ जाएगा। नहीं ले आ सकते हो तो बना के देख सकते हो घड़ी में कैसा दिखेगा अपोजिट, ऐसे बना लो, पीछे कागज करके देख लो। तो आंसर क्या होगा? 149 का एक करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 150। 4 साल का ब्याज साधारण ब्याज 1600 रुपये और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 960 रुपये, ब्याज की सालाना दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा 150 का। करेक्ट आंसर ये हो जाएगी 40%, ठीक है। कैसे? मान लेते हैं कि हमारा मूलधन पी है और वार्षिक ब्याज दर आर है। साधारण ब्याज के फॉर्मूले से लगाएंगे। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है पी आर टी, है ना, अपॉन 100 लगा दो फॉर्मूला। टी इंटू आर इक्वल 40,000, 1600 इंटू 1600 देखो एस आई बराबर पी लगाओगे, यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद अब 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो उसके बाद क्या होगा? सी आई बराबर हो जाएगा पी 1 + R/100 का स्क्वायर -1। उसके बाद यहाँ से निकालोगे तो आर आएगा 40% आ जाएगी दर इसकी। दर ही पूछी थी ना, हाँ। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। तो आपका यहाँ से 19 नंबर पेपर भी केजीएस का खत्म हो गया, ठीक है। टेस्ट नंबर 19 तक खत्म हो गया आपके, और
20वां पेपर हम लोग जल्दी करेंगे और उससे पहले और भी जो पेपर हैं जैसे कि BCW उसका भी पेपर आप हम लोग करेंगे, ठीक है। और आपको याद रखना सुबह मैंने आपको कराया है PW का पेपर 4th उसका पार्ट 2 वो भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। एक बात और, अभी देखो अपना चैनल है ये UPSC नॉलेज टेक UKT जिसको बोलते हैं, एक अपना चैनल और बनाया मैंने DUKT मतलब दिल्ली UPSC नॉलेज टेक, सिर्फ आपको डी लगाना है मतलब दिल्ली, सर्च करना है दिल्ली UPSC नॉलेज टेक यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले कॉपीराइट आ चुका था UKT में, तो 7 डेज से वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं किए गए थे, है ना। तो अगर ऐसा चाहते हो बचना यहाँ से कि मतलब हमको कंटिन्यू हर चीज़ मिलती रहे, तो यहाँ पर DUKT वालों को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी अगर यहाँ से नहीं मिलेंगी तो। और आंसर राइटिंग भी मैं कराने वाला हूँ, अभी 1-2 आंसर राइटिंग करा भी दी मैंने, तो वो उसी चैनल पर कराएंगे DUKT में ही, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी आपको चैनल मिलेगा ये, ठीक है। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पुराने चैनल पर, और जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर नए अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे और, ठीक है।